ओके। अब उसमें जनरली आपका जो पैटर्न होता है वो जनरल यही है कि आपने एक आउटलाइन बनानी है। इट शुड बी अ थीसिस, ऐसे थीसिस स्टेटमेंट एक देनी है, फिर उसमें जनरल अटेम्प्ट करके आपने वहां पे लिखना है। उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आउटलाइन अच्छी हो, इंट्रोडक्शन अच्छा हो। ये दो चीजें इंटेग्रल होती हैं ऐसे राइटिंग में। आपकी आउटलाइन विदाउट एनी मिस्टेक और क्लियर हो, उसमें कोई चीज ना हो, आइडियाज क्लियर हो, आपने पॉइंट्स देने हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन हर चीज आपकी वेल एलेबरेटेड और वेल एक्सप्लेन्ड हो। एक आपका आउटलाइन का क्राइटेरिया है, उसको पढ़ के क्लियर डिपिक्शन होनी चाहिए कि इसने अच्छी रिसर्च की हुई है या इसको जनरली लिखना अच्छा आता है। मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखा देता हूँ कि ऐसे राइटिंग किस तरह की जाती है, और उसी पैटर्न को कोशिश करें, अडॉप्ट करें, प्रैक्टिस करें और उधर ही लिखें। वो इतना मार्किंग क्राइटेरिया इतना टफ नहीं होता है एज कम्पेयर टू सीएसएस और पीएमएस। इतना टफ नहीं होता, इसलिए मैंने कहा कि आपने बिल्कुल ही एकेडमिक राइटिंग का पैटर्न अगर आपको नहीं आता, डजेंट मैटर, लेकिन आपने एक वेल प्लान्ड ऐसे हो, वेल कंस्ट्रक्टेड ऐसे हो, मेन हेडिंग्स में डिवाइडेड हो, और उसमें जनरल रिटन एक्सप्रेशन पे काम हो। मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाता हूँ, एक ऐसे दिखाता हूँ कि उसको कैसे लिखना है, कैसे टॉपिक को डिवाइड किया जाता है, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, अब फॉर एग्जांपल इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया एक ऐसा टॉपिक है जो रिकरिंग आता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिकली। एडीएमओडी में भी आपकी सीट्स काफी कम कन्फाइंड होती हैं, काफी एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की पहले बात करें तो फर्स्ट पेपर इज योर एस राइटिंग। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज एन essay. Will the disunited Muslim world escape from the grip of Islamophobic sentiments? इस्लामोफोबिया पे एक ऐसे है। अब आपने एक इंट्रोडक्शन देना है, उसके नीचे एक थीसिस देनी है आपने कि आपका बेसिक स्टांस क्या है ऐसे राइटिंग के रिलेटेड। यूट्यूब चैनल पे आप मेरे जा सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अपलोड की हुई हैं, रिटन एक्सप्रेशन इंग्लिश के लिहाज से और ऐसे की आउटलाइन मेकिंग के लिहाज से, आप वो वहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आपने मेन हेडिंग्स, आपने एक फ्लो ऑफ ऐसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, विल द डिसयूनाइटेड मुस्लिम वर्ल्ड एस्केप फ्रॉम द ग्रिप ऑफ इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स। अब आपने करंट सिनेरियो बताया कि कंटेम्परेरी फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स हैं, उसके सब पॉइंट्स बनाए। हर पॉइंट वेल एलेबोरेटेड हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप पॉइंट सिर्फ लिखते हैं कि लैक ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम, सो इट इज नॉट एन एलेबोरेटिव पॉइंट। एक आम बंदा, एक ले मैन, एक इंग्लिश लिटरेचर से ताल्लुक रखने वाला बंदा आपको इस तरह कभी भी नहीं जज कर सकता कि इस बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या है या इस बच्चे की क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि नहीं। तो उस आइडिया को साथ डैश डालें या कॉलन डालें, आपने एक्सप्लेन करना है, वेल एलेबोरेटेड आइडिया हो। आपने सिंगल लाइन या सिंगल वर्ड पॉइंट्स नहीं बनाने, और कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। अगेन मेन हेडिंग्स आपने डिवाइड करनी है। अगेन करंट सिचुएशन लिखी फैक्टर्स के बाद, और क्या वो काउंटर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो क्या लिखा कि हाउ विल दे काउंटर, हाउ विल दे एस्केप फ्रॉम द ग्रिप ऑफ इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स, और फिर उसके पॉइंट्स बनाए, और अगेन वे फॉरवर्ड। तो यही लेंथ आपका वहां पे भी होती है ऐसे की। आपने वहां पे भी 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, 2500 टू 3000 वर्ड्स। तो ये आपका जनरल क्राइटेरिया है, ये आपकी आउटलाइन है। आउटलाइन बनाते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाए। आपने कभी भी खुद को बाउंड नहीं करना कि ये मेरी कंस्ट्रेंट्स हैं, मैंने ऐसे देखा है तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपने खुद को कभी भी बाउंड नहीं करना। आप अपनी थॉट प्रोसेस के लिहाज से लिख सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस के लिहाज से जा सकते हो। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आपने जनरल अच्छा स्टार्ट, एक अट्रैक्टिव स्टार्ट दे के टॉपिक से लिंक करना है, और उसको वेल एलेबोरेटिव वे से लिखना है। सारी आउटलाइन जो आपने आउटलाइन में, इनिशियली हम काफी टाइम लगाते हैं प्लान करने में कौन से पॉइंट्स, आउटलाइन बन जाए तो फिर आप उन्हीं पैराग्राफ्स को लिख सकते हो इजीली। तो अब आउटलाइन की हर चीज को आपने डिस्कस करना होता है सेंटेंसेस की फॉर्म में विद इन योर इंट्रोडक्शन, और लास्ट पे आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो आपका बेसिक स्टांस है ऐसे का, इन शॉर्ट करके या टू द पॉइंट। आपको एक ऐसे मैं सैंपल भेज दूंगा, आप उसे देख सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर फर्दर कर देंगे। तो ऐसे राइटिंग एक मोस्ट इंटेग्रल पार्ट, और इतनी टफ मार्किंग नहीं होती। तो ये क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है, साथ साथ डिस्कस कर लें या मुझे मैसेज कर दें, आई विल आंसर योर कंसर्न्स।
Okay. So essay writing is the first paper. सेकंड आपका पेपर होता है, आपका 200 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। सेकंड आपका पेपर होता है, एक आपने प्रेसी लिखनी होती है, और सेकंड आपने लिखनी होती है। हो सकता है इजीली कवर हो सकता है, आपको इंग्लिश लिखने तो जनरली आती है, आप इंग्लिश में लिख सकते हो, अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। तो इंग्लिश राइटिंग जब आपको आती है तो आप ऐसे के स्ट्रक्चर में अपनी थॉट प्रोसेस को मोल्ड करना है। जनरल टॉपिक्स आते हैं जिसमें सबकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। अब आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी नहीं की, सो इट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू, क्योंकि आपका सेकंड जो पेपर होता है उसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, इधर फ्रॉम करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स। आपके 4 क्वेश्चंस और एक प्रेसी, आपने ये 5 क्वेश्चन चेक सॉल्व करने होते हैं, एंड नो चॉइसेस गिवन, कोई चॉइस नहीं होती आपके पास। ये 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 20 मार्क्स, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, और 100 मार्क्स का ऐसे। तो अगर आप 100 मार्क्स, वो अगर आपने आपके पास बैकएंड पे नॉलेज अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप एक डिसएडवांटेज है आपके पास, या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड पॉइंट नहीं है टू अपेयर इन अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो ये मस्ट होता है कि आपको सेकंड जो पेपर है उसके लिए एक बैकग्राउंड पे नॉलेज। अब उसके लिए कुछ हॉट टॉपिक्स हैं इस दफा के लिए, मैं आपको बता देता हूँ जिसपे ये ज्यादा फोकस करते हैं। आपके पास एक, मैं जनरल सबको भेज देता हूँ इधर ही टाइप करके, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, आपके पास पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के इनिशियल जो अभी के इश्यूज हैं जिसमें करेंसी, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपको कवर होने चाहिए सेकंड पोर्शन के लिए। देन आपकी यूक्रेन क्राइसिस कवर होनी चाहिए, आपकी श्रीलंकन क्राइसिस कवर होनी चाहिए। और इसमें आप 7 to 8 पेजेस लिखने के काबिल, 6 पेजेस चले कर लें, 5 पेजेस कर लें, लेकिन एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अच्छी तरह उसको कन्वे करना बहुत जरूरी है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, यूक्रेन क्राइसिस, श्रीलंकन क्राइसिस। No, not 2 hours, 3 hours. 1 hour for your planning or outline making, then 2 hours for essay writing। और essay writing हो जाती है 2500 वर्ड्स इज द लिमिट, लेकिन आप अपने लिहाज से जितना इजीली लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आप, बी इट 1600 1700 वर्ड्स, 2000 वर्ड्स को क्रॉस करें, रिकमेंड यही किया जाता है, लेकिन आप उतना लिख सकते हैं, इतनी टफ मार्किंग नहीं होती। ओके, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी से रिलेटेड। अब इकोनॉमी में आपके सब टॉपिक्स हैं जिसमें फिजिकल मैनेजमेंट है, आपकी करेंसी डिवेल्युएशन है, आपके सर्कुलर डेप्ट है, ये सारे आपके सब टॉपिक्स हैं। आपका सी पैक आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, अफगानिस्तान का टॉपिक आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए, आपकी यूएस चाइना की कोल्ड वॉर आपको अच्छी तरह तैयार होना चाहिए। देखिए अगेन, मैं जो तैयारी करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, दैट इज बेस्ड अपॉन सीएसएस एंड पीएमएस। तो इधर इतना टफ क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन आपकी ओवरऑल मेरिट में सीट्स जब कन्फाइंड है, तो आपने ओवरऑल मेरिट में जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतना अच्छा आपके लिए एक इफेक्ट होगा। ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भेजे हैं, ये तैयार करके जाएं, ठीक है। और इसमें इतना नॉलेज आपको हो जाता है, इसमें आपके पाकिस्तान के रिलेशंस आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस, कश्मीर इशू, ठीक है, ये आ जाता है, और फर्दर आपका मिडल ईस्ट। ये टॉपिक्स कर दें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक ये चीज करें, और दूसरा आंसर का मैं क्राइटेरिया दिखा देता हूँ कि आंसर कैसे दिए जाते हैं, डिफरेंट बच्चों के दिखाते हैं आपको, अगर मेरे पास यहाँ पे है। ओके, आपको इन्हीं टॉपिक्स को मैं दिखाता हूँ ताकि आप इससे, रशियन फॉरेन पॉलिसी एक बच्चे ने अभी भेजा हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बाइडेन की पॉलिसी। तो इस तरह आपकी अटेम्प्टिंग जितनी अच्छी होगी, जाहिर है कि उतना अच्छा स्कोर आएगा। दीज थिंग्स मैटर। आप कहें कि नहीं, अच्छी राइटिंग नहीं मैटर करती, प्रेजेंटेशन नहीं करती है, कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमाइज जब आपने करना है, आप कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो आपकी हर चीज परफेक्शन में होनी चाहिए, आप मैक्सिमाइज जितना कर सको करना चाहिए। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर।
रशियन फॉरेन पॉलिसी। अब फॉर एग्जांपल आपका हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना चाहिए, दरमियान में बॉडी। इंट्रोडक्शन की लेंथ आपकी देखें, रशियन फॉरेन पॉलिसी, डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करें, इधर उधर की बातें ना करें। जोन से एस्पेक्ट्स क्वेश्चन में पूछे गए आपने उस पे मेन हेडिंग्स बनानी है और उसको प्रूव करने के लिए सब हेडिंग्स। मैप्स बना सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं बना सकते तो ये इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप प्रैक्टिस करें, एक दो दफा मैप देख लें यही टॉपिक्स के, तो आप डाल सकते हैं इजीली। मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं कुछ यूट्यूब पे, बाकी आप अवेल करना चाहिए मेरे से कंसल्ट कर ले, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये चीजें हैं कि आपने ये मैप्स बनाना, पैराग्राफ की लेंथ इतनी नहीं चाहिए होती, 4 to 5 लाइन्स लिखें, मोर देन एनफ। लेकिन पर्सपेक्टिव ज्यादा से ज्यादा डालें, ब्रेक डाउन ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपके क्वेश्चन की इतनी वेटेज हो कि वो इजीली मार्क हो सके। ठीक है, सिमिलरली ऑकस अलायंस आ गई, ऑकस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी देख लें। तो ये चीजें हैं आपकी कि ये मैटर करती है, आपने चीजें डाली हैं नहीं डाली, यूएस चाइना के रिलेशंस पे, ये क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग का तरीका, छोटे छोटे पैराग्राफ लेकिन पर्सपेक्टिव ज्यादा से ज्यादा डालें, अपनी प्रेजेंटेशन को एलिवेट करें जितना आप कर सकते हो। ठीक है, एक ये इस पर ठीक है, मैं आपको फर्दर भी दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन। खुद को कन्फाइन ना करें, देखें डिलीवरी ऑफ एन आइडिया मैटर करती है, आप जितने अच्छे से डिलीवर करेंगे उतना अच्छा होगा। ये डेटा मिल सकता है, डेटा लेके क्या करना है आपने? देखिए डाटा तो मिल सकता है, डाटा तो मैंने आपको अगेन बताया कि काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो, नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट करके अवेल कर सकते हो। ओके, अगेन ये कोर बच्ची का सेम पैटर्न तकरीबन हर चीज़, क्योंकि ये बच्चे स्टूडेंट्स को मैं ही सिखाता हूँ, तो तकरीबन सबका सेम होगा। फ्लो चार्ट्स बनाने का तरीका, खुद अपनी इंक्लूजन्स, पैराग्राफ लेंथ, आइडियाज ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरेटिव हों, आपने इस पे नहीं रहना कि सिंगल वर्ड सिंगल चीज़ें सिंगल लाइन चीज़ें लिखें, आपने हमेशा अच्छी तरह कन्वे करना है एक बात को। और अगेन आपकी स्पीड, आपको आपने हर चीज, कुछ फैक्टर्स होते हैं आपने पहले नोट करके जाना है पेपर से, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, आप एक 40 मिनट्स या 50 मिनट्स की कंस्टेंट, क्योंकि आपने एक प्रेसी भी सॉल्व करनी है, 4 क्वेश्चन फर्दर जो सॉल्व करने हैं, तो आपकी स्पीड कितनी है, दिस मैटर्स। ठीक है, आपकी स्पीड कितनी है, दिस मैटर्स, कि आप कितने तेजी से लिख सकते हो, कितनी तेजी से बात कन्वे कर सकते हो, प्रेसी राइटिंग की रफ में कितना टाइम लगता है आपको। अगेन प्रेसी राइटिंग का लेक्चर भी मेरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। प्रैक्टिस किए बगैर ना जाएं, विदाउट प्रैक्टिस जाना तो बेवकूफ़ी है स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो प्रैक्टिस किए बगैर बिल्कुल ना जाएं। तो एक तो ये चीज़ होगी। करंट अफेयर क्वेश्चन देखें बच्चे आप, मैं भी आपको एक टॉपिक कवर करवाऊंगा, मैंने आपको कहा है, मैंने इनसे कमिट किया है कि आपको मैं एक करवा दूंगा टॉपिक, कैसे कवर किया जाता है, क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं। अभी मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है लैपटॉप की, मैं मोबाइल पे ही करवा दूंगा आपको, नोट्स भी दिखा दूंगा, वो नोट्स आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप उस तरह अटेम्प्ट करें, मैं अटेम्प्टिंग का भी बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके दे दी है, मैंने आपको दे दी है शॉर्ट लिस्ट करके, मैंने आपको तकरीबन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक्स तकरीबन है, 12 में से 4 आते हैं बच्चे, अब 12 से कम मैं आपको क्या शॉर्ट लिस्ट करवाऊँ। ऑकस पेक्ट भी लिख लें, ऑकस अलायंस या ऑकस पेक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके 12 टॉपिक्स हैं, इन सारे के सारे टॉपिक्स के मेरे पास पड़े हुए हैं लेक्चर्स, तो अगेन जिसने अवेल करने हैं वो कर सकता है, उसमें इशू नहीं। I have joined today. I am not your teacher here. Basically, this is just an orientation class. It was just a favor for you guys. Okay. The BS, I am talking about ADMOD, Assistant Director, Ministry of Defense, not 14 skills, not सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, एडी के लिए होता है, और उसके लिए आपने प्रिपेयर करना है।
तो एक तो ये चीज होगी, ये आपका बेसिक ओवरव्यू है 2 पेपर्स का, कि आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपके 2 पेपर्स होंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। सब इंस्पेक्टर के लिए आपका एक ही पेपर होता है, उसमें 2 पेपर्स नहीं होते। उसमें आपका एक ही पेपर होता है जिसमें सारी चीजें मिक्स हुई होती हैं। ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ सब इंस्पेक्टर का भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, और उसमें एक ही पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसमें 2 पेपर्स नहीं होते। उसमें भी यही चीजें पूछी जाती हैं आपसे, इंग्लिश में ही लिखना होता है आपने, और इंग्लिश में ही चीजों को डिलीवर करना है। प्रेसी राइटिंग भी उसमें होती है, क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं। तो सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट। मूविंग फर्दर, जिसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्लियर होता है, अब अगेन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रीजनल आपके मेरिट्स बनते हैं, रीजनल मेरिट्स। फॉर पंजाब की सीट्स अलग होंगी, केपीके की अलग हैं, और पंजाब के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मेरिट उनके लिहाज से बनेगा केपीके का। लास्ट टाइम केपीके का हाई मेरिट था, पंजाब का तकरीबन लो था, क्योंकि उसमें बच्चों को ज्यादा सीट्स हैं तो ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो एक थ्रेश होल्ड उन्होंने सेट करना होता है। इट वॉज अबाउट 98 मार्क्स, लास्ट टाइम 98 मार्क्स वाले पास थे 200 में से, और जिनके 98 से कम थे वो फेल्ड काउंट हुए थे। सो दिस डजंट मैटर, और दिस इज नॉट द एंड। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसने एडीएमओडी 2021 डिस्क्रिप्टिव फेल किया, लेकिन उन्होंने सीएसएस 2022 पास किया। मैं एक और को जानता हूँ जो अभी करंटली ओएमजी में है, उन्होंने सीएसएस 2021 में क्लियर किया, ओएमजी में एलोकेटेड है, लेकिन उन लोगों का एडीएमओडी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फेल हुआ। सो अल्लाह भी अल्लाह से मदद भी मांगे साथ साथ। सब इंस्पेक्टर का 100 मार्क्स का होता है। अगेन 100 मार्क्स में लास्ट टाइम जो मेरिट बना था दैट वाज अबाउट 69 फॉर पंजाब स्टूडेंट्स। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में मार्क्स इतने हैं, यानी कि उसमें एग्जैक्ट मार्क्स कभी भी वो अवार्ड नहीं करते। उधर आपका डिस्क्रिप्टिव में 300 या 350 वर्ड्स कैसे होता है, 7 प्रेसी होती है, 7 2 क्वेश्चन होते हैं, वो आपने करना होता है, 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, अगर मुझे याद है। तो ये चीजें होती हैं, बच्चे नहीं मिलता एनओसी आपको। मेरा एक दोस्त था, ही वाज सर्विंग एज इंस्पेक्टर एमओडी, सो उसका जो लेटर अप्रूव होते होते 2.5 साल लगे थे, व्हेन ही वांटेड टू लीव द डिपार्टमेंट। तो अगेन आपने अगर, मैं आपको आगे इंटरव्यू का बताता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। सो ये आपका फर्स्ट फेज हो गया क्लियर, और नेक्स्ट फेज भी क्लियर होगा इंशाल्लाह, लेकिन प्रैक्टिस किए बगैर ना आ जाएं उस पैटर्न पे। अगेन टॉपिक्स को तैयार करके जाएं, जरूरी नहीं कि आप 8 8 पेज 10 10 पेज लिखें, 5 6 पेज भी लिखें, लेकिन अच्छे से लिखें। नहीं बच्चे, डाटा का लिंक नहीं मिल सकता ऐसे। मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं एक टॉपिक कवर करवाऊंगा, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप अवेल कर सकते हो। जिसमें फर्दर कोई अवेल करना है ऐसे राइटिंग का या इस चीज़ों का, ये आप अवेल कर सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इतना कोई आपका 8 को है आई बिलीव, इफ 7 डेज मोर देन इनफ, 7 डेज में आप क्लियर कर लेते हो। बेसिकली लेक्चर सुनते हुए 8 10 टॉपिक्स में तो 1 दिन ही लगता है। आपको वो भी बता देते हैं, वेट उसका भी लिंक मैं आपको चैट में शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसमें आपको देखना पड़ेगा। प्ले लिस्ट में चले जाएं, काफ़ी चीज़ें होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर होगा, कुछ अच्छे लेक्चर्स हैं जो कंप्लीट भी हैं। ग्रेट पावर रेवलरी अपलोडेड है, श्रीलंकन क्राइसिस, सर्कुलर डेब्ट, करेंसी डिवेल्यूशन, मेजर एस्पेक्ट्स उनके ऑलरेडी वहाँ पे हैं। कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग तो आपकी नहीं आती, प्रेसी राइटिंग पे भी लेक्चर्स हैं। आप प्ले लिस्ट पे जाएं चैनल की, और वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। और जिसको फर्दर कोई चीज़ रिक्वायर्ड हो वो मेरे से, मेरा कॉन्टेक्ट लेके मेरे से रब्ता कर लें, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जी, ऑलमोस्ट सेम है लास्ट टाइम। दिस इज यूट्यूब चैनल लिंक, दिस इज माय पर्सनल कॉन्टैक्ट। आप रेफर कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ये नहीं, टारगेट क्वेश्चन को किया करें। इधर इतनी जल्दी जल्दी ये चेक करते हैं, लेकिन अगर वो हाईलाइटेड चीज हो तो उसमें स्कोर आपका ज्यादा है। नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं होता, रिलेशंस पे ज्यादा फोकस होता है, रिलेशंस पे ज्यादा फोकस होता है इनका, रादर देन ऑर्गेनाइजेशन।
करंट इश्यूज पे ज़्यादा फोकस होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं होता। लास्ट टाइम इनके एक क्वेश्चन आया था पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी पे, वो 3 क्वेश्चन इनके सारे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थे पाकिस्तान की। तो आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान अगर जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा आते हैं रादर देन जो इंटरनल इश्यूज हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू था डिस्क्रिप्टिव का। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे किया जाता है, इस तरह का पेपर पैटर्न होता है। टॉपिक को मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट्स आपको जनरली यहीं पे शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से वेल कर लें। अच्छा, एक तो ये सेकंड मैं आपको ओवरव्यू दे दूं, इसके बाद आपका एडीएमओडी का साइकोमेट्रिक होता है 4 डेज का, जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्लियर करते हैं 4 डेज का, वो आपकी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद कैंपस है उसके साथ इनका आईएसआई का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे 4 डेज के लिए आपको साइकोमेट्रिक के लिए बुलाया जाता है। अगेन साइकोमेट्रिक में जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो आपकी नेचर है। आप कैसे नेचर को, कैसे खुद को एक पेट्रियाटिक, एक एंथुजियास्ट डिपिक्ट करते हो। एक्सट्रीम्स वाली साइड पे नहीं जाना। 15 to 20 डेज के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट आ जाता है, तो विद इन 1 मंथ आपका आ जाता है। उसके बाद आपको डेट्स आ जाती हैं साइकोमेट्रिक की, साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन होती हैं उधर। उधर आपकी रिकमेंडेशन, आप 50 में से वो 15 to 16 बच्चे रिकमेंड करेंगे, 50-50 का बैच होता है, 50 में से 15 to 16 बच्चे रिकमेंड करेंगे, और फिर उनका फाइनल इंटरव्यू होता है। तो साइकोमेट्रिक भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी बच्चे फेल होते हैं, लेकिन उसमें आपके ऑब्स्टेकल्स होंगे, उसमें आपके कमांड टास्क होंगे इंडोर आउटडोर, उसके अलावा आपके इंटरनल टास्क होंगे, फॉर्म फिलिंग्स होंगी, रिटन एवेल्युएशन साइकोलॉजिकल होंगी। ये सारी चीज़ें, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपके 3 इंटरव्यूज होंगे। 2 इंटरव्यूज होते हैं जनरली सबके, और तीसरा इंटरव्यू होता है जिसने पास किया हुआ। तो ये प्रोसेस होता है उसमें जनरली साइकोमेट्रिक में। आपका 4 डेज का होता है, आपको कोई अलाउंस वगैरह नहीं देते, आपने जाना होता है 4 डेज वहाँ पे रहना होता है, आपको लिस्ट आ जाती है कि आपने कौन कौन सी आइटम्स लेके आनी है साथ, और वो चीज़ें आपने मस्ट लेके जानी है। तो डिस्क्रिप्टिव के बाद साइकोमेट्रिक का ये प्रोसेस होता है, 4 डेज की इवेल्यूशन होती हैं, लड़कियों का सेपरेट ग्रुप होता है, लड़कों का सेपरेट होता है। और वहां से आप बाहर नहीं जा सकते 4 डेज के लिए, अपने फ्लोर में कन्फाइंड रहते हैं, आप जिधर जाना है उनके साथ जाना है। सब इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ 1 डे का होता है, सब इंस्पेक्टर के लिए 1 दिन का होता है साइकोमेट्रिक। और वो सिर्फ फॉर्म यानी कि रिटन फॉर्म में होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। एडी के लिए आपको 4 डेज का होता है, सब इंस्पेक्टर के लिए बस 1 दिन का होता है। एक दिन आप जाएंगे, वो फिल करवाएंगे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आएगा, स्टोरी टेलिंग आएगी, आपके जितने भी इस तरह वैट आपका होगा, सेंटेंस कंप्लीशन होगी उर्दू में, इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें होंगी। तो फिर जो उधर से रिकमेंड होते हैं, उधर से आपका फर्दर नेक्स्ट आपका एलोकेशन की तरफ या आपकी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं। फाइनल इंटरव्यू एडीएमओडी का लास्ट टाइम 9 एक थे पैनलिस्ट, 9 बंदे थे जिन्होंने लिया था, और 2 बंदे साथ वैसे ही टेक्निकल एज अ क्रू साथ थे जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है। तो 9 बंदे होते हैं पैनल में, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, सर्विंग होते हैं आपके, डीडीजी नैप भी होते हैं। तो वहां पे आते हैं और आपका इंटरव्यू होता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है। साइकोलॉजिकल में आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो चलें जब आएगा तो आप हम एक और सेशन रख लेंगे जिनका डिस्क्रिप्टिव क्लियर हुआ, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पे अभी ज़्यादा फोकस्ड है। मैं आपको यूक्रेन क्राइसिस का एक ओवरव्यू देता हूँ कि आपने कैसे इस चीज़ को कवर करना है, लेकिन कॉजेज पे ज़्यादा जाना है और इफेक्ट्स पे ज़्यादा जाना है, अंदर क्या हुआ, कितने बंदे मरे, कितने अटैक्स हुए, उस चीज़ को छोड़ें, सिर्फ कॉजेज, इम्पैक्ट, सोल्यूशन, इन चीज़ों पे नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, नोट्स तो मैं नहीं शेयर करता, आप लेक्चर शेयर करते हैं, लेक्चर शेयर हो जाते हैं, वो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है, वो आप उधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली। अभी मैं आपको कुछ नोट्स नहीं, क्योंकि समझना एक बात मैटर करती है ना, आप नोट्स पे रिलाई करोगे तो उधर आप वो बात को डिलीवर नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो रोट मेमोराइजेशन को अवॉइड करें, समझ के करें ताकि आप उधर डिलीवर भी कर सको। ओके, बच्चे देखें श्रीलंकन, सॉरी, यूक्रेन क्राइसिस। हम यूक्रेन की बात करते हैं, हॉट टॉपिक है, आ भी सकता है। देखिए, हम स्टार्टिंग से देखते हैं। इनिशियली आपने स्टार्ट जब करना होता है, आपने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है कि यूक्रेन क्राइसिस हुई क्यों। अब यूक्रेनियन जो रीजन था वो रूस पीपल ने बेसिकली रशिया से ही जाके उन्होंने कॉलोनाइज किया, सेटल किया बैक इन 9th सेंचुरी। तो इट वाज ऑलरेडी लिंक्ड हिस्टोरिकली या कल्चरली बिटवीन विद रशिया। रशिया और यूक्रेन में एक कल्चरल लिंक है, क्योंकि यूक्रेन को कॉलोनाइज ही या सेटल ही रूस पीपल ने किया, जो कि रशिया के रहने वाले थे। 1920s में जब सोवियत यूनियन बनती है, अगेन यूक्रेन यूएसएसआर में था, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनी, जिसमें सारे सोशलिज्म जिनकी कंट्रीज थी, 15 कंट्रीज ऑलमोस्ट, उन्होंने मर्ज करके एक यूनियन बनाई थी जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। तो यूक्रेन और रशिया अगेन कंबाइन हो गए। लेकिन जब एंड हुआ कोल्ड वॉर का 1991 में, सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुई, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अलग होगी, रशिया अलग हो गया, यूक्रेन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अलग हो गई। तो 15 स्टेट्स अलग होगी, जिसमें से यूक्रेन भी अलग होगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने फ्रेंडली टाइज एस्टेब्लिश किए। 1997 में इन्होंने बिग ट्रीटी साइन की कि इनके बायलैटरल टाइज अच्छे होंगे। वो अच्छे रिलेशन जा रहे थे टिल 2008। 2008 के बाद से यूक्रेन और रशिया के इश्यूज स्टार्ट हुए, और उन्हीं इश्यूज के बेसिस पे ये जो मॉडर्न डे इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हुई 2022 के स्टार्ट में, वो इसी चीज की बेसिस पे थे। हम ये मेन हेडिंग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कॉजेज थे, कॉजेज ऑफ रशियन इन्वेजन, कि क्यों रशिया ने इन्वेड किया। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट कॉज देखिए, मेन हेडिंग जितने आप पॉइंट्स, एक आइडिया, एक पैराग्राफ आपने बनाना होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, ये ट्रिक माइंड में रखें, 3-4 लाइनें, 5 लाइनें लिखें, आइडिया ज्यादा ज्यादा। अब नेटो एक्सपेंशन अलोंग इट्स बॉर्डर्स, सबसे पहली कॉज ये है कि नेटो एक्सपेंड करना चाहता है उसके बॉर्डर्स के करीब। अब 2008 में नेटो का एक बुखारेस्ट समिट होता है, बुखारेस्ट समिट 2008 में होता है, जिसमें जॉर्जिया और यूक्रेन की मेंबरशिप को डिक्लेयर कर देता है नेटो। अब जॉर्जिया और यूक्रेन दो कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ डायरेक्टली टच होती है। जैसे ही नेटो मेंबरशिप उनकी अनाउंस की गई, तो रशिया एंटेगनाइज हुआ, बिकॉज रशिया नेटो को अपने बॉर्डर्स को टच नहीं करना चाहता कि वो उसके बॉर्डर्स को टच करे। ऐसा क्यों है? क्योंकि नेटो बनी थी 1949 में, और जिसका पर्पस ही ये था कि सोवियत यूनियन को काउंटर करना। एक मिलिट्री पैक्ट है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाई थी सोवियत यूनियन को या रशिया को टारगेट करने। अब जैसे ही 2008 में रशिया ने, वेस्ट ने अनाउंस किया बुखारेस्ट समिट में नेटो के कि यूक्रेन और जॉर्जिया भी पार्ट बनेंगे इसका, सो स्ट्रेट अवे रशिया ने रिजेक्ट किया, और उसी बेसिस पे रशिया ने 2008 में जॉर्जिया को इन्वेट कर दिया, वेस्ट को ये शो कराने के लिए कि इट डज नॉट वांट यूक्रेन और जॉर्जिया टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो। तो फर्स्ट कॉज तो ये आती है कि नेटो की मेंबरशिप है। अगेन उसने सेम रीजन में क्राइमिया को एनेक्स किया, क्राइमिया वाज एनेक्स्ड इन 2014, और अब आपका यूक्रेन को एनेक्स किया 2022 में। तो ये तीन चीजें हैं, आप इसको मैप से बना के नीचे डिपिक्ट कर सकते हैं। अब मैप कैसे बनाने हैं? फॉर एग्जांपल आपने वर्ल्ड मैप देखा, आपने चीजें देखनी है कि आपने रशिया है, दिस इज रशिया लेट्स से, उसके साथ यहाँ पे ये यूक्रेन टच हो रहा है, बड़ा करके बनाते हैं मैप। आपने ये आपका जॉर्जिया टच, यूक्रेन और जॉर्जिया आपने डिपिक्ट करना है कि जॉर्जिया, दिस इज क्राइमिया, दिस इज ब्लैक सी नीचे। आपने शो क्या करना है कि रशिया, दिस इज रशिया, रशिया ने 2022 में किया इसको इन्वेड, इसके ऊपर आपने लिख देना है 2022। हर मैप में डिपिक्शन हो कि आप क्या शो करना चाहते हैं। 2022 में इसको किया, 2014 में इसको किया, 2008 में जॉर्जिया को किया। तो इस तरह जब आपकी इस तरह की चीजें आती हैं जिसमें कंट्रीज की डिस्कशन हो रही हो, तो आप मैप बना सकते हैं। और दीज मैप्स कैन बी इजीली मेड। अब वर्ड मैप से देखो, आपने तो अपना आइडिया डिपिक्ट करना है, आपने जो आइडिया पढ़ा आप इजीली मैप से कन्वे कर सकते हैं।
तो इस तरह आपने किया। दूसरी कॉज देखें तो रशिया सिक्योरिटी डिलेमा ड्यू टू इट्स प्लेन वेस्टर्न बॉर्डर्स। रशिया का जो वेस्टर्न साइड है वो बिल्कुल प्लेन है, सो इट इज इजीली ससेप्टेबल टू दी फॉरेन अटैक्स। अब वेस्टर्न बॉर्डर टोटली प्लेन है और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ ही वेस्टर्न कंट्रीज हैं सारी, जो कि एंटी रशिया इन नेचर है। तो रशिया हमेशा वहां पे ना बफर जोन चाहता है कि एक ऐसा न्यूट्रल जोन हो कि वेस्टर्न कंट्रीज वहां पे ना आ सके। तो अगेन जब यूक्रेन भी उसकी वेस्टर्न साइड पे, यहाँ पे भी आप मैप सेट पिक कर सकते हो कि ये रशिया है, दिस इज रशिया, ये यूक्रेन है। अब ये यूक्रेन जहाँ पे टच होता है, ये सारा जो लैंड है, दिस इज, आपने यहाँ पे इस तरह डॉटेड लाइन लगा के, दिस इज वेस्टर्न प्लेन लैंड, जो इजीली अटैकेबल है, इट इज इजीली ससेप्टेबल टू फॉरेन अटैक्स। तो रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई आके अटैक करे। ये आपकी बात आ जाती है नेक्स्ट। तो ये आपके दो चीजें। अब करंट सिनेरियो को देखें तो ये इस वजह से उसने अटैक किया। रशिया जो भी स्टेटमेंट्स देता है थ्योरेटिकली और लॉजिकली, ये मेन कॉजेज हैं उसके अटैक के, कि एक तो उसके वेस्टर्न प्ले लैंड है जहाँ पे इजीली अटैक हो सकता है, और दूसरा कि वो नेटो मेंबर्स को नहीं चाहता कि वो बॉर्डर को टच करे उसके। ओके, करंट सिनेरियो की अगर बात करें, रशिया ने इन्वेड किया 24 फेब 2022 को यूक्रेन को। डोम्बास रीजन्स जो हैं, डोम्बास रीजन यूक्रेन के दो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे प्रो रशियन लोग रहते हैं, उसने वो कैप्चर किए, और वेस्टर्न ट्रूप्स ने यूक्रेन के इर्द गिर्द ट्रूप्स लगा दी। अब रशिया क्या चाहता है? रशिया ने अनाउंस किया कि व्हाट डज रशिया वांट आउट ऑफ दिस इन्वेजन। रशिया ने डिक्लेयर किया कि यूक्रेन एंड जॉर्जिया शुड नॉट बी गिवन मेंबरशिप ऑफ नेटो। तो असल इशू तो यही हुआ कि नेटो की मेंबरशिप ना मिले यूक्रेन और जॉर्जिया। दूसरा वो कहता है कि ये बफर जोन यहाँ पे बनाओ, वही इनिशियल जो उसकी हमेशा हिस्टोरिकल डिमांड रही है। कहता है कि डीमिलिटराइज करो रीजन को विद रिगार्ड टू वेस्टर्न वेपन्स, के वेस्टर्न वेपन्स यहाँ पे ना हो इस रीजन में, हमारी वेस्टर्न साइड पे, क्योंकि वहां पे इजीली अटैक हो सकता है। और डोम्बास रीजन्स को इंडिपेंडेंट करो, जो दो डोम्बास रीजन्स है इकट्ठे, ठीक है, वो आप इजीली देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रशियन फॉल्ट नहीं है, वेस्ट ने उसको पुश किया है टू इन्वेड यूक्रेन। रशिया इजिली रह रहा था, लेकिन नेटो मेंबरशिप जैसे ही अनाउंस करते हैं आप, तो आप रशिया को जाहिर है कि एंटेगनाइज कर रहे हैं, उसकी इनसिक्योरिटी को टारगेट कर रहे हैं। एक आपको पता है कि एक चीज है जिसकी वजह से वो नहीं चाहते आप, लेकिन फिर भी आपका एनिमी वही करे, तो यू विल बी एंटेगनाइज्ड एंड यू विल बी फोर्स्ड टू रिटेलिएट। तो सेम हैपेंड इन केस ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। अब वेस्ट जो है वो कहता है कि स्टॉप करो यूक्रेन एनेक्सेशन, और रशिया कहता है कि आप ये डिमांड्स पूरी कर दो, हम नहीं करेंगे। अब वेस्टर्न ऑर्डर को देखें, यूनाइटेड नेशंस बनाई गई है, आईसीजे है, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न ऑर्डर उसको कंटेन नहीं कर सका रशिया को। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स हेडिंग्स के फॉर्म में लिखा गया है। यही आपकी हेडिंग्स हैं, और जो एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ वही आपने नीचे 3-4 लाइनों में लिखना होता है। यू डोंट नीड टू राइट दैट मच, आपने 5 to 6 पेजेस पे आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिलीवर करना है कि रीडर को आपकी बात समझ आ जाए। ओके, अब क्यों रशिया को क्यों नहीं अकाउंटेबल ठहराया सका वेस्ट, वेस्टर्न ऑर्डर क्यों फेल हुआ? तो सबसे पहले तो एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और डायमेंशन आती है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी रशियन साइड वर्सेस द वेस्टर्न साइड? नहीं होगी, उसकी भी रीजन यही हैं सेम। तो कोई भी आ जाए आपने यही लिखना है। फर्स्ट फर्स्ट रीजन कि यूएसए यूरेनियम डिपेंडेंसी ऑन रशिया। यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है, तो वो सारा जितना भी यूरेनियम है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। अबाउट 85% ऑफ यूएस यूरेनियम इज इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया। सो रशियन यूरेनियम रिजर्व्स हैं यूएसए, इसलिए उसके खिलाफ ऑल आउट वॉर में नहीं जाएगा। क्यों? यूरेनियम कॉन्टिन्यूसली चाहिए होता है। आपका कुछ अरसे बाद यूरेनियम इट विल बी रेंडर्ड यूजलेस हाफ लाइफ की वजह से। तो न्यूक्लियर वेपन्स बार बार रीवैम्प करने पड़ते हैं, और अगर आपकी यूरेनियम सप्लाई रुक जाए तो आपकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो भी रुक जाएगी। तो यूएसए डज नॉट वांट इट टू गेट halted. It is largely dependent upon Russian uranium reserves. Second point is कि European energy dependency upon Russian oil and gas. अब यूरोप की about 57%, सॉरी
ओके, 40% गैस जो यूरोपियन यूनियन को जितनी भी गैस आती है उसमें से 40% गैस रशिया से आती है। उसका ऑयल जर्मनी में जाता है, इटली में जाता है, फ्रांस में जाता है, पोलैंड में जाता है। और इंटरनेशनली अगर आप देखें, अगर आपकी फ्यूल सप्लाई रुक जाए तो आपकी इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी, आपका हेल्थ सेक्टर रुक जाएगा, आपका जित जो भी सेक्टर्स हैं, एवरीथिंग विल बी थ्रॉटेड। तो एनर्जी डिपेंडेंसी है, अगर आपका रशिया ब्लॉक कर देता तो आपकी ये चीजें रुक जाएंगी, आपकी कंट्री शट डाउन हो जाएगी। तो ये भी रशिया के पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। इट हैज द लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा गैस इसके पास है और ये यूरोप को सप्लाई करता है। तो यूरोप इसलिए उसके खिलाफ नहीं जाता, कंडेम करते हैं मीडिया पे, लेकिन इट कैन नॉट गो टू वॉर विद रशिया। अब रशिया ने ब्लॉक किया तो इसलिए देखें, इन्फ्लेशन देखते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं। रशिया पे सैंक्शंस लगने की वजह से, उसकी ऑयल एंड गैस हॉल्ट होने की वजह से हर चीज महंगी होगी, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, अवेलेबिलिटी ऑफ गैस एंड फ्यूल कम हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी। तो ओवरऑल जहाँ पे भी वो चीज अब बिकेगी, जहाँ पे भी वो चीज एक्सपोर्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट वहां पे भी बढ़ेगी। तो इसलिए पूरी वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आए, एक इन्फ्लेशन की वेव आई, रशिया पे सैंक्शंस लगने की वजह से। अब अगेन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्यों नहीं कुछ किया? रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और उसके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मींस कि आप कोई भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकते हो। तो अभी तक इसलिए रशिया ने कोई रेजोल्यूशन पास होने ही नहीं दिया, सो यूएनएससी इज रेंडर्ड यूजलेस इन केस ऑफ यूक्रेन क्राइसिस। यूएनएससी कोई एक्शन नहीं ले सकती बिकॉज रशिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट हैज वीटो पावर दैट कैन स्टॉप एनी रेजोल्यूशन फ्रॉम गेटिंग पास्ड। और फोर्थ रीजन है कि वॉर क्यों नहीं होगी या क्यों नहीं ऑल आउट जाता, क्योंकि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सारी न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज हैं, यूएसए के पास न्यूक्लियर है, फ्रांस के पास, यूके के पास, रशिया के पास, और रशिया के पास सबसे ज्यादा है। सो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, उनको पता है कि इवन अगर एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी, सो इट विल लीड टू एन ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट। और उस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर वॉर इज इनएविटेबल बिकॉज एवरी ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन्वॉल्व और एवरी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इज न्यूक्लियरली केपेबल। It has nuclear or atomic weapons at its disposal. So these factors stop West from taking a aggressive approach against Russia. वो aggressive approach ले ही नहीं सकते उसके खिलाफ। Okay. Fifth point, USA does not want to antagonize Russia in the new Cold War. USA नहीं चाहता कि रशिया को वो एंटेगनाइज करे इन दी न्यू कोल्ड वॉर। क्यों? अब न्यू कोल्ड वॉर किसकी हो रही है? यूएसए चाइना की। अब रशिया एक पावर बैलेंसर का काम कर रहा है, रशिया एक डोमिनेंट पावर है, जिसकी साइड पे वो होगा दैट साइड विल हैव अ एडवांटेज, बैलेंसेस विल बी दैट साइड। तो यूएसए अगर इसको एंटेगनाइज करता है, एक ऑफेंसिव अप्रोच लेता है, तो रशिया साइड कर देगा चाइना के अगेन, जो यूएसए नहीं चाहता। इस वजह से तो रशिया की एक डॉगमेटिक अप्रोच चल रही है। यूएसए उसको कुछ नहीं कह सकता, गैस ऑयल रिजर्व है। रशिया आप कहते हैं मुझे रूबल्स में पे करो, तो रशिया अपनी करेंसी को भी प्रमोट कर रहा है। सो दिस एक्शन या दिस शोज दैट रशिया इज स्टिल रेलेवेंट इन दिस करंट वर्ल्ड ऑर्डर। अभी भी रशिया एक रेलेवेंट प्लेयर है, एक डोमिनेंट प्लेयर है, और उसकी स्ट्रेटेजिक रियलिटीज हैं जो मैटर करती है। इकोनॉमिकली इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, ये टॉप 10 इकोनॉमीज में नहीं आता, बट स्टिल इट हैज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और इसकी एनर्जी की वजह से और स्ट्रेटेजिक यूज की वजह से, इसकी लोकेशन की वजह से ये अभी भी रेलेवेंट है। इट स्टिल हैज पावर। अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि पाकिस्तान शुड स्टे न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान इज डिपेंडेंट अपॉन वेस्ट। पाक डिपेंडेंसी अपॉन द वेस्ट। पाकिस्तान कैसे डिपेंडेंट है? पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत है,
पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जरूरत है। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स वहां पे जाती हैं उसकी जरूरत है। पाकिस्तान को उनकी इंपोर्ट्स की जरूरत है। ये सारी वेस्ट से आती है। रशिया पे तो हमारी कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है अभी तक। तो हम वेस्टर्न साइड में, और अगेन वी कैन नॉट एंटेगनाइज रशिया एज वेल। ठीक है, क्योंकि पाक रशिया इमर्जिंग अलायंस है। क्योंकि हमारी वहां पे क्या चल रही है, चीप ऑयल की डिस्कशन चल रही है कि वी वांट चीपर ऑयल। चीप ऑयल एंड गैस हम वहां से अवेल कर सकते हैं। फिर रशिया ने वहां पे हमारी नॉर्थ टू साउथ गैस पाइपलाइन डाली है। तो ये चीजें हैं कि हम रशिया को भी एंटेगनाइज नहीं कर सकते। सो तीसरा, पाकिस्तान should follow the underlined foreign policy of say no to war and yes to peace and cooperation. Yes to cooperation या peace. Peaceful relation, cooperative relation, ठीक है। और say no to and economic या जियो इकोनॉमिक कंपटीशन। पाकिस्तान कहता है कि अब हमने जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन या वॉर्स में हिस्सा नहीं लेना, जियो इकोनॉमिक कंपटीशन में हिस्सा लेना है। सो दैट शुड बी इट्स पर्पस। दोनों साइडों पे जाएंगे, किसी की भी साइड लेंगे पाकिस्तान के लिए लॉस है। एज पर ये पाकिस्तान किधर का नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एनएसपी, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी पूरा लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है। इट वाज द सेकंड वीडियो दैट वाज अपलोडेड। तो मैं कुछ, वो आप यूट्यूब पे जाए, प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं आप, करंट अफेयर पाक अफेयर की, वहाँ पे होगा, या आप वैसे वीडियोस के एंड पे जाएं तो ये सेकंड लास्ट आपको लेक्चर मिलेगा। सो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी ऑप्शंस हैं, ये अवेल करना ही आपका है। इस तरह आप मैप्स बना सकते हो, आप डिपिक्ट कर सकते हो कि किधर क्या है किधर क्या है। सो ये मैं आपको भेज भी देता हूँ आपकी चैट में, वहां से कॉपी कर लें। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन। क्योंकि मुझे लगता है ये यहाँ पे फुल नहीं जाएगा, मैं भेज देता हूँ ये इनको, वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके, सर जो टॉपिक आपने बताया है ये कवर कर लें सर जी। जी हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये आप एनएसपी भी कर लें, और ये तकरीबन 5-6 टॉपिक्स अपलोडेड भी हैं। एनएसपी भी एक इंटीग्रल टॉपिक है, ये कर लें, और ये आपका इसी से आएगा मोस्ट प्रोबेबली। और यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप कवर कर लें। कोई क्वेश्चन है? फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, वो रिच इन एनर्जी रिजर्व्स है, और ये इसकी मेजर एक एक्सपोर्ट कह लें कि डिपेंडेंसी है। इकोनॉमी इसकी चलती ही एनर्जी पे है, या वेपन इंडस्ट्री पे, क्योंकि इट इज़ नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड। तो इसने एक्सपोर्ट्स करनी है वेपन की, तो तभी इट विल बी अ सक्सेसफुल कंट्री। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, ज़ाहिर है, इसलिए वो एक्सपोर्ट करता है। T8 stands for टेक्निकल असिस्टेंट। यस, यू शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, किसी को चेक करवाएं, वो ज़्यादा एक सूटेबल ऑप्शन है आपके लिए। ट्रैफिक एनालिस्ट, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है ट्रैफिक एनालिस्ट की, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि इनकी पॉलिसी ही ये है 14 स्केल से लेके 17 स्केल तक के, पहले स्क्रीनिंग और देन डिस्क्रिप्टिव देन साइकोलॉजिकल। सबका अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सब में यही पॉलिसी चलती है।
एनी अदर क्वेश्चन? मुझे इन जॉब्स का नहीं पता। मुझे यूडीसी एलडीसी का नहीं पता, ना टाइपिंग टेस्ट का पता, मैंने कभी दिया नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं, सब ठीक हैं, खैरियत से? ये अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। एक तो एडी के रिगार्डिंग ये आपने टॉपिक बता। दूसरा, मैंने एक और कोर्स है असिस्टेंट, वो भी बीपीएस 15 के लिए, उसमें भी अप्लाई किया था, तो मेरा स्क्रीनिंग क्लियर हो गया था। तो कुछ पैटर्न के बारे में आप बता सकते हैं? विच जॉब? सर ये असिस्टेंट की है, बीपीएस 15। जी सेम, उसमें भी स्क्रीनिंग आपका हुआ है तो डिस्क्रिप्टिव होगा, अगेन इसी पैटर्न पे होगा। आपने ऐसे अच्छा। राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना है, अटेम्प्टिंग की थोड़ी सी, कि आप 5 to 6 मिनिमम पेजेस लिख सकें। आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा डालें। अच्छा, प्रेस्टी जो है वो प्रेस्टी भी होगी? ये प्रेसी भी होगी, और प्रेसी के भी मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा है, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं। उसमें जी जी। आपकी प्लेलिस्ट होगी इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के नाम से। वहाँ पे प्रेसी का मेथड भी है, रूल्स भी हैं, और एक सैम्पल प्रेसी सॉल्व भी की गई है। अच्छा, जीके वगैरह भी है सर इसमें? जी जीके तो नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है, कोई अब एमसीक्यूज वगैरह नहीं आएंगे आपके। सही, हमें कोई ऐसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा कितने वर्ड का? देखें, अगर आपका सिंगल पेपर है तो उसमें 350 वर्ड्स, 350 to 500 होगा। और अगर आपका सिंगल पेपर नहीं है, अगर आपका एडी है, 2 पेपर्स हैं 17 स्केल के लिए, तो आपका 2500 वर्ड्स का होगा। अच्छा, पैटर्न यही सेम होगा। अच्छा, दूसरा इसमें कोई टाइपिंग वगैरह भी तो करवाते हैं सिस्टम के लिए? मुझे टाइपिंग का तो मेरा बैकग्राउंड नहीं है ना, मुझे अभी ऐसा ज़रूरत पड़ी है कभी, जी जी। तो तो उसका मुझे नहीं पता। तो जो पता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। और फाइनली अगर आप किसी से पूछ के बता दें जिनका कोई एक्सपीरियंस हो सिस्टम से रिलेटेड। मुझे मेरे मेरे साथ जितने भी हैं वो याद सीएसएस वाले हैं। सीएसएस ठीक। वालों को उतना तो नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बहुत अच्छा। Practice essay topics from Sundry Reflections book. It contains an no, I wouldn't recommend any book for essay writing. Essay writing का एक पैटर्न है, 2500 रफली 20 पेजेस बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 2500 लिखें। आप 16 17 पेजेस, 14 15 पेजेस इतने भी लिख के आ जाएं, लेकिन एक वेल कंस्ट्रक्टेड ऐसे हो, आप खत्म करके आए। आप एक दिन बैठ के जज करें कि आप 3 आवर्स में कितना ऐसे लिख सकते हो, लेकिन उधर तो 2 आवर्स होता है, सॉरी 2 आवर्स होता है आपकी ऐसे राइटिंग के लिए। तो आप एक दफा बैठ के जज करो कि आप 2 आवर्स में कितने वर्ड्स लिख सकते हो, और उधर ही उतने ही लिख के आए। कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, लेकिन आपने अगेन 200 में से 200 नंबर नहीं लेने, आपने 100 प्लस जाना है। तो आप एक अच्छा कंस्ट्रक्टेड जितना लिखें अच्छा लिखें, रादर देन के ज्यादा लिखें। मुझे डिपेंड करता है कि आपका मेरिट किधर बनता है। पंजाब का लास्ट टाइम मेरिट 98 था, केपीके का 108 था। अगेन पंजाब का 98 था, और केपीके का 108 था, मुझे ये दो याद है। और मोबाइल्स को ज़रा ध्यान से थाम के रखना। डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो कॉल्स करते हैं फिर आपको, और अननोन नंबर से आती हैं, तो मोबाइल को अपने पास रखें। और अगेन मेल्स आती हैं, जो मेल्स का रिप्लाई देना है वो मस्ट दें। CAOMOD के नाम से मेल आएंगी आपको इंटरव्यू या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की कॉल के लिए। और वेन्यू का बताया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताई जाएगी, और आपको लेटर जो होगा वो आपके घर भिजवाए जाएंगे, वो भी अटेंटिव रहें। कॉल्स आएंगी वो मस्ट रिसीव करें। अच्छा, आपका होगा जब डिस्क्रिप्टिव उसके
लास्ट टाइम तो हमारा 20 to 25 डेज बाद आ गया था। सो आपका भी इतना ही आएगा, विद इन 1 मंथ आ जाता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम सर मोहसिन। जी जी बच्चे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। और यह है कि जो कैंडिडेट्स को कोई क्यूरी होगी या आपसे फर्दर गाइडेंस लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपका लिंक वगैरह नंबर वगैरह ग्रुप में शेयर कर दूंगा सबसे, और इंशाल्लाह फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। जी जी जरूर। अगर विच सब्जेक्ट टू लव। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ओके। कर, नहीं तो फिर हम क्लोज कर लेते हैं। कंपलसरी जो मेरी इंस्टीट्यूट है प्रिपरेशन की, वहाँ पे कंपलसरी की होती है, सारे कंपलसरीज होते हैं और ऑफर उसमें हर चीज़ का लेक्चर, हर चीज़ होती है, जिसमें पेपर प्रेजेंटेशन साथ एवेल्युएशंस डेली होंगी। प्रैक्टिस बेस्ड सेशन होता है हमारा, हम विदाउट प्रैक्टिस बच्चे जो नहीं करते उनको निकाल देते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आपका CSS PMS या कोई भी देने का फ़ायदा ही नहीं है। तो वो चीज़ें सिखाई जाती हैं, और अगेन ऑप्शनल्स में जिन बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है वो देते हैं, नहीं तो अवेल में ऑप्शनल एक्स्ट्रा नहीं करवाते, जो जिनमें लेक्चर्स उन्हीं के देते हैं। लेकिन जो मेरे हैं जिसमें IR US हिस्ट्री है, आई लॉ के लेक्चर्स दे देते हैं। लेकिन अगेन जो आप अगर कंपलसरी कवर कर लेते हैं एक तरीके से, तो आपके ऑप्शनल ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ ग्रैब करनी है क्या नहीं करनी, और डिस्कशंस करके टास्क वाइज बच्चे कर लेते हैं। सो CSS भी एक लॉजिकल चीज़ है, उसमें भी प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है। उसमें रिस्क बच्चे, मैंने अभी तक जो चीज़ नोट की है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो CSS को तुक्का लेके चलते हैं। तुक्का लेके ना चले, इसको लॉजिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चले, इसको हर कंपोनेंट जो है उसको बारी बारी कवर करे, और होगा। मैंने 2 ही अटेम्प्ट्स दिए हैं, दोनों क्वालिफाई किए हैं। तो डजेंट मैटर कि आप का बैकग्राउंड क्या है। मेरी MSc फिजिक्स है, मास्टर्स इन फिजिक्स। सो आई वाज द यंगेस्ट क्वालिफायर इन 2021। I qualified when I was, it is in गुजरात बेसिकली, इन माय ओन एरिया। लेकिन हम ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन ही हमसे डील करते हैं, क्योंकि हमने टास्क देने होते हैं, लिखने के लिए देना होता है। और बेस्ट इन्वायरमेंट एनीवन कैन अवेल इज योर ओन होम, जहाँ पे आप इजी होके बैठ के लिख सकते हो। तो हमने लिखने के लिए ज़्यादा देना होता है, लेक्चर्स अवेल किए जाते हैं, दे भेज दिए जाते हैं, उसी लेक्चर के बेसिस पे टास्क होता है, और अगेन उसको चेक किया जाता है, चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर चला जाता है। बच्चा एनी अदर क्वेरी? नो सर। ओके देन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।